जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एसएसएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आपके एसएससी जीडी परीक्षा की अगर बात करें तो 4 फरवरी से होना तय है। 100% आपकी परीक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए, उस परीक्षा को बहुत आराम से फतेह करने के लिए आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया है और बहुत मेहनत के साथ साथियों ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं। कंटेंट आपके लिए सर्च किया जा रहा है। तो मैं कहूँगा यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस एक वीडियो की अगर बात करें तो इसमें 20 सवाल होंगे साथियों हिंदी के, 20 सवाल होंगे जीके के, और उसके अलावा अगर बात करें कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के, कुछ क्वेश्चंस मैथ के। यानी कि आज के इस वीडियो में पूरे पेपर का हम लोग हल देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी का आपका स्कोर लगभग 15 क्वेश्चंस का होना चाहिए। यानी कि 20 सवालों में से 15 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दीजिए, इसका राइट आंसर जिसके 10 आनन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको साथियों दशानन बोला जाता है। जिन्हें आपको बताना है। यानी कि यहाँ पर ज्योतिषी आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। डार धिची आपका जो है ये ताज्जुब और दशहरा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये वर्तनी जो है साथियों बिल्कुल सही, यानी कि जो ये वाली वर्तनी है और ये वाली आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन धार धिची का मतलब पता नहीं क्या होता है, ये गलत है। अब दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले वाक्य का चयन करना। यानी कि रमा देवी एक विद्वान महिला है, तो यहाँ पर एक विद्वान नहीं, यहाँ पर रमा देवी एक विदुषी महिला, यानी कि विदुषी यहाँ पर आना चाहिए। दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत यहाँ पर है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, जैसा आपका पेपर आया था 2024 के फरवरी महीने में पेपर जो हुआ था, उससे जैसा लेवल आया था, जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वैसे ही क्वेश्चन आएंगे इस बार भी 2025 में जो आपका एग्जाम होगा 4 फरवरी से। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं। अगर आप इन क्लासेस को लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो आइए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करते हैं। तो कौन से शब्द की वर्तनी आपको बिल्कुल सही लग रही है। यहाँ पर जो विकारी लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पर देखिए, और औदसी लिखा हुआ है और सच लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या कारीगर लिखा हुआ। तो यहाँ पर जो कारीगर लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अगला देखिए साथियों, बोला क्या जा रहा है, ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसको साथियों हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको फलदायी कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अब ये साथियों यहाँ पर सुखांत लिखा हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि जिसका अंत सुखमय हो। आपसे अगर ऐसे करके पूछ ले कि जिसका अंत सुखमय हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको आपको सुखांत बता देना। और सुखदाई की अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर जो सुखदाई की बात करूं, जो सुख दे, मतलब कि जो सुख देने वाला हो, जो सुख देने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको साथियों सुखदाई बोला जाएगा। तो सुखांत आपको मालूम पड़ गया, सुखदाई आपको मालूम पड़ गया, फलदाई आपको मालूम पड़ गया। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, आज इस साल का पहला तूफान। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आज इस साल का पहला तूफान डैश आया, या चला, या नाचा, या उठा। तो तूफान तो साथियों आता है। जब तूफान आता है तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। साथियों, आप लोग काउंट करते रहिएगा कि यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं। कह रहा है कि यहाँ पर कि बिना वेतन के काम करने वाले को क्या बोला जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर यहाँ पर हम लोग साथियों बात करें कि वैतनिक, देखिए यहाँ पर वैतनिक का मतलब ये होता है साथियों क्या, कि जो वेतन पर कार्य करता है। क्या होता है, जो वेतन पर कार्य करता है उसको बोलते हैं, वेतन का मतलब हो गया सैलरी, तो उसको वैतनिक बोला जाता है, और ये आपका हो जाता है। लेकिन जो साथियों बिना वेतन के कार्य करता है, जो बिना वेतन के कार्य करता है, उसे अवैतनिक बोला जाता है। अब देखिए, वे का अपेय का मतलब क्या होता है, पेय का मतलब होता है पिया जा सके, और जो अपेय का मतलब जिसको पिया ना जा सके उसको क्या बोला जाता है, अपेय बोला जाता है। और यहाँ पर साथियों नीचे क्या लिखा हुआ है, आप लोग देखिए, यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है भुगतान विहीन। क्या लिखा हुआ है, भुगतान विहीन। यानी कि भुगतान विहीन का मतलब ये हुआ कि भुगतान के बिना, यानी कि विदाउट पेमेंट। तो कुल मिला के नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों, कहा क्या जा रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए और बताइए।
यहाँ पर आपको नलिन यानी कि नलिन का पर्यायवाची, नलिन पता है किससे बोला जाता है, कमल का पर्यायवाची होता है साथियों ये नलिन। अर्थात यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है साथियों जो कि है कपड़ा। क्या? कपड़ा। तो कपड़े का मतलब ये होता है वस्त्र, इसका पर्यायवाची। और पट भी किसे बोला जाता है, पट भी साथियों वस्त्र को बोला जाता है। और उसके अलावा अगर बात करें, पट हो गया आपका, और उसके अलावा अगर बात करें अंबर किसे बोला जाता है, ये वस्त्र को ही बोला जाता है। और वसन किसे बोला जाता है, वसन भी कपड़े को बोला जाता है। और चीर भी साथियों वस्त्र को बोला जाता है। और परिधान की अगर बात करें तो इसको भी वस्त्र बोला जाता है। और उसके अलावा साथियों यहाँ पर वेशभूषा की अगर बात करूँ तो वेशभूषा भी वस्त्र को ही बोला जाता है, कपड़े को ही बोला जाता है। अब लिबास किसे बोला जाता है, कपड़े को बोला जाता है। और उसके अलावा अगर साथियों यहाँ पर जल शब्द की बात करें तो जल के पर्यायवाची मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वारी बोला जाता है, नीर भी बोला जाता है, और या क्षीर कह लो। अमृत किसे कहा जाता है, अमृत ही भी यहाँ पर जल को बोला जाता है। और जीवन भी साथियों जल को बोला जाता है। और उसके अलावा स्वर्ग शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पर स्वर्ग को सुरलोक भी बोला जाता है और देवलोक भी बोला जाता है। सुरलोक कह लो या देवलोक कह लो या साथियों परम धाम कह लो। क्या? परम धाम कह लो। ये साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद साथियों देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, संकट में डालना, बाधा दूर होना, या बेचैन होना, या अड़चने पैदा करना। तो बेचैन होना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, आपको क्या करना है यहाँ पर आपको विलोम बताना है किस शब्द का, सहित शब्द का। तो सहित शब्द का विलोम साथियों क्या हो जाता है, विहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, विहीन हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा था भुगतान विहीन, तो भुगतान विहीन का मतलब हो गया कि भुगतान सहित, विलोम इसका। तो ये सही जानकारी आपको मालूम होना चाहिए साथियों। अगला साथियों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है कि पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, हराकर भाग जाना, या आत्मसमर्पण करना, या घायल होना भी नहीं होगा, और गिर पड़ना। तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का एक के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, आपको क्या करना है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। तो यहाँ पर आपको ये गलत लिखा हुआ है ऐतिहासिकता, तो यहाँ पर साथियों ऐतिहासिकता होना चाहिए था। तो कुल मिला के प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर है, त्रुटि हमारी यहाँ पर है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या बोला जाता है, अनुकरणी बोला जाता है क्या, या सहचर बोला जाता है क्या। देखिए अनुकरणी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो अनुकरण, यानी कि अनुकरण का मतलब यह होता है कि जो अनुकरण करने, क्या यहाँ पर लिखेंगे साथियों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अनुकरण करने योग्य, यानी कि अनुकरणी का मतलब ये हो गया कि अनुकरण करने योग्य वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर अनुकरणी बताना है। और यहाँ पर अगर साथियों बात करूँ मैं, क्या यहाँ पर अगर बात करें तो सहचर की अगर बात करूं तो यहाँ पर सहचर का मतलब ये हुआ कि साथ चलने वाला। क्या? साथ चलने वाले को हम लोग यहाँ पर सहचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहचर बोलते हैं। और अनुज का मतलब ये होता है छोटा भाई। क्या होता है? छोटा भाई। और अनुगामी शब्द की अगर बात करूं तो यहाँ पर किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी बोला जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, यानी कि साथियों तिरस्कार कैसे लिखा जाता है। तिरस्कार जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में नहीं, बी में नहीं, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में है ऐसे लिखा जाता है। गिरी का पर्यायवाची क्या होता है ये साथियों बताइए। तो गिरी का मतलब ये आपको, यानी कि आकाश को क्या बोला जाता है, आकाश को साथियों क्या बोला जाता है। अगर आकाश की बात करें, आकाश को आसमान बोला जाता है। और उसके अलावा साथियों क्या बोला जाता है, अगर आकाश की बात करें तो आकाश को गगन भी बोला जाता है। अच्छा, मंडल भी बोला जाता है क्या? आकाश को बिल्कुल मंडन भी बोला जाता है, और आकाश को व्यम भी बोला जाता है, और आकाश को शून्य भी कहा जाता है। और उसके अलावा धरती शब्द की अगर बात करें तो धरती के भी बहुत सारे पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि धरती को साथियों यहाँ पर पृथ्वी बोला जाता है, और धरती को साथियों यहाँ पर क्या बोला जाता है, धरा भी बोला जाता है।
और धरती को भू भी बोला जाता है और भूमि भी बोला जाता है। अब धरती को धरती भी कहते हैं और धरती को धरणी भी बोलते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और उसके अलावा अगर धरती की बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से वसुंधरा भी बोला जाता है। क्या? वसुंधरा भी बोला जाता है। अब पर्वत के भी बहुत सारे पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर पर्वत को साथियों क्या बोला जाता है? पर्वत को शिखर बोला जाता है। और पर्वत को साथियों क्या बोला जाता है? पहाड़ बोला जाता है। और पर्वत को नग बोला जाता है। ये सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पर गिरी शब्द की बात करें तो गिरी का मतलब ये होता है साथियों, यहाँ पर भी पर्वत होता है। कुल मिला के जिनका भी आंसर यहाँ पर साथियों बी सी है, सॉरी, वो आपका बिल्कुल करेक्ट। अगर बादल की बात करें तो यहाँ पर बादल को साथियों मेघ बोला जाएगा। क्या? मेघ बोला जाएगा। बादल को जलद बोला जाएगा। क्या? मेघ बोला जाएगा, जलद बोला जाएगा और अंबुज बोला जाएगा। तो इतने सारे पर्यायवाची अगर आप याद रखें हैं, जो भी मैं आपको बताऊं, कुल मिला के क्लासेस में जो भी आपको पढ़ाया जाता है सारा अगर आप देखते हैं तो एग्जाम एक तरीके से क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग देखते रहिए। देखिए यहाँ पर साथियों मालिन ने माला गढ़ लिया, तो यहाँ पर साथियों इसमें कोई त्रुटि है, यानी कि यहाँ पर मालिन ने माला गूंद लिया, ये होता है। क्या? यहाँ पर कुल मिला के ये आपका गलत हो जाता है। ये आपका कहाँ पर लिखा हुआ है? ये साथियों आपका गूंद लिया होता है और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाता है। अगर साथियों हम लोग यहाँ पर जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर त्याज जो है, त्याज एक शब्द, इसका मतलब ये हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम लोग वांछनीय शब्द की बात करें, वांछनीय शब्द की अगर बात करें तो इसका मतलब यह होता है कि चाहने के योग्य है, यानी कि जो चाहने के योग्य है उसको क्या बोला जाएगा? एक शब्द में वांछनीय बोला जाएगा। क्या? वांछनीय बोला जाएगा। और त्यागी की अगर बात करें, अगर किसी का कोई उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह अपने संसार के सुखों को त्याग दे, मतलब कि वह अपने संसार के सुखों को त्याग देता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको साथियों त्यागी बोला जाता है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। अगर त्याग पत्र की बात करें तो त्याग पत्र जैसा आपका लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई काम कर रहा है, उस काम को छोड़ने के लिए अगर कोई पत्र लिख रहा है तो उसको त्याग पत्र बोलेंगे। यानी कि ये नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है साथियों, यहाँ पर दिए गए शब्द का चयन करिए, यानी कि समानार्थी शब्द। अब घृणा की अगर बात करें तो घृणा को साथियों यहाँ पर नफरत बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ, ये आपका रिपु, ये आपका रिपु लिखा होता है, यानी कि रिपु को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर शत्रु। क्या? शत्रु। और शत्रु को यहाँ पर दुश्मन भी बोला जाता है। क्या? दुश्मन बोला जाता है। और यानी कि दुश्मन को बैरी भी बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? और इसको विरोधी भी बोला जाता है। अगर आपसे बात किया जाए चाय को क्या बोला जाता है, तो चाय को साथियों यहाँ पर क्या बोला जाता है? काढ़ा भी बोला जाता है और चाय को क्वाथ भी बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों बोला जा रहा है यहाँ पर कि स्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का, यानी कि सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया, ये क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? बचा दिया, रोक दिया, भगा दिया, हटा दिया, यह होना चाहिए। तो यहाँ पर बचा लिया ये होना चाहिए, राइट आंसर ए के साथ। अगला क्वेश्चन साथियों, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या कर रहा था? ताव रहा था, देख रहा था, घूर रहा था या झांक रहा था? तो यहाँ पर सही शब्द जो आएगा वो घूर रहा, यानी कि धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद कह रहा है कि मधुर का विलोम आपका क्या हो सकता है, बताइए। अगर हम लोग मधुर के विलोम की बात करें तो मधुर का विलोम साथियों कटु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कटु हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन, यानी कि ताकतवर की जगह पर, यानी कि दुर्बल देश है, भारत शक्तिशाली देश है या अविकसित है, प्रभावशाली। तो यहाँ पर शक्तिशाली शब्द आ जाएगा। अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आप क्वेश्चन को सामान्य ज्ञान के और करंट अफेयर के, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग व मैथ के क्वेश्चंस की तरफ। अब बोला क्या जा रहा है साथियों, यहाँ पर
बोला ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। अब एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी में पाया जाता है। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? संतरे में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, और उसके अलावा ये आंवले में होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और एक रोग होता है साथियों, स्कर्वी रोग। क्या? अगर स्कर्वी रोग की बात करें तो ये विटामिन सी की कमी की वजह से हो जाता है। तो ये सारी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यानी कि दांतों में जो कैविटी, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि दांतों में कैविटी किस तत्व की कमी से हो जाती है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपका फ्लोरीन की कमी से हो जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यानी कि कैविटी का मतलब ये होता है कि दांत जब सड़ने लगते हैं तो दांतों में जो सड़न होती है उसको यानी कि कैविटी हो जाता है। दांतों में हल्के हल्के छेद से हो जाते हैं और ये फ्लोरीन तत्व की कमी से हो जाता है रोग। अगला क्वेश्चन साथियों बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, आप लोग देखिए और बताइए। बोला जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करें, जो कान की हड्डी होती है, तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम स्टेपीज है। क्या? इसका नाम स्टेपीज है। इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि कौन सी तंत्रिका तंत्र मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो किसकी बात चल रही साथियों? यहाँ पर न्यूरॉन की बात चल रही है। आप लोग याद रखेंगे, न्यूरॉन एक तंत्रिका तंत्र मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन। पौधों में प्रकाश का संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब उसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था। अगर आरबीआई की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935। कब? यानी कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। और उस समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था? इसका हेडक्वार्टर उस समय कोलकाता में था। कहाँ पर था? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। लेकिन यहाँ पर 1937 की बात करूँ तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर मुंबई में कर दिया। कहाँ कर दिया गया? मुंबई में कर दिया गया। तो आरबीआई की जब स्थापना हुई तो उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं। तो भारतीय कृषि की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं, यानी कि ये आपके मानसून पर निर्भर रहती हैं या कृषि पर जनसंख्या, यानी ये आपकी किसान लोगों पर ही निर्भर रहती है। और कृषि पर जनसंख्या का दबाव, ये भी सही है। या निर्वाह कृषि, ये भी सही। इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता, ये आपका गलत हो जाता है, ये विशेषता नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, बोला जा रहा है कि मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। अगर मौसम के दौरान अगर बात करें, रबी फसल की खेती सर्दी में की जाती है, आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी। तो इजराइल की राजधानी की अगर बात करें तो यहाँ पर जेरूसलम है। क्या है? जेरूसलम है। तो बगदाद किस देश की राजधानी है? तो ये साथियों इराक की राजधानी। अगर इराक की राजधानी पूछी जाए तो आपको बगदाद बताना। और डबलिन आपकी आयरलैंड की राजधानी, ये आयरलैंड की राजधानी, ये आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बोला क्या जा रहा है साथियों यहाँ पर, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है ये किससे संबंधित है, मुझे बताइए। देखिए, जो संविधान का भाग 2 है इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर, क्या? अनुच्छेद 5 से लेकर साथियों यहाँ पर अनुच्छेद 11 बताया गया है। और ये नागरिकता से संबंधित संविधान है जो भाग 2 में है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में है। उसके बाद देखिए साथियों, जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निम्नलिखित में से किससे पहलू से संबंधित है। यानी कि जो भी चुनाव से संबंधित प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 24 से लेकर अनुच्छेद 29 तक लिखी गई है, ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, मुझे बताइए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन
डॉक्टर BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं। तो यहाँ पर कौन कौन सी संविधान की विशेषताएं हैं ये बताइए। ये एक लिखित विशेषता है साथियों, यह एक अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है या लेकिन अनुमेय भी है कुछ भाग के रूप में, यानी कि इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। यह एकल क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति, लेकिन यह एक संघीय है बिल्कुल क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। तो कुल मिला के आपका जो लास्ट वाला है गलत है, और जब गलत है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। और हम लोग अगर बात करें, इसको बैक करिए, इसको अगर बात करें तो यहाँ पर अगर संसद की बात करें तो संसद इसके अंडर इसको कर सकती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से कौन थे। तो यहाँ पर किनका नाम आता है, यहाँ पर शंकराचार्य का नाम आता है, और ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद साथियों देखिए क्या बोला जा रहा है कि हाल ही में बॉन्डेड रॉयल तितली की खोज की गई है। 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका जो तितली की खोज यहाँ पर त्रिपुरा राज्य में की गई है। उसके बाद देखिए साथियों, इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये साथियों ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है साथियों, यहाँ पर कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने। तो यहाँ पर साथियों कौन बने, यहाँ पर बहादुर सिंह सांगू बने। कौन, बहादुर सिंह सांगू बने हैं एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष। ठीक है। हाल ही में अगर बात करें साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का निधन हुआ है। तो ये साथियों कहाँ की हैं, ये जापान की हैं। अगर आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए राइट आंसर। कह रहा है कि यहाँ पर साथियों कि किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच में 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की है। तो ये साथियों किसने किया है, इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने किया, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद साथियों देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर बात करें, नंबर सीरीज वाला आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले 42 है, उसके बाद 24 है, 24 के बाद 34 है, उसके बाद 43 है। उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, यानी कि 42, 24, 43 खाली जगह, उसके बाद 89, और ये आपका कुछ नहीं कटा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि 42 से 24 हुआ, 34 से 43 हुआ। आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर हम लोग 42 को नंबर वाइज लिखे, यानी कि 2-4 यहाँ पर लिख दिया, चेंज हुआ है क्या, नंबर इंटरचेंज हुआ। यहाँ पर 3-4 लिखा हुआ, 3-4 की जगह पर 4-3 लिखा हुआ है। तो इसको भी साथियों उलट पलट करिए, यानी कि 8-9 लिखा हुआ है तो इसको भी उलट पलट करिए। एक बार ऑप्शन में 98 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है साथियों यहाँ पर कि 6 बच्चे हैं, आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर और उमेश उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, यानी कि ये आपके उत्तर की तरफ 1 2 3 4 5 6। तो ये साथियों उत्तर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि उत्तर की तरफ देख रहे हैं। तो उमेश जो है क्या, उमेश के जो दाईं ओर, ये छाया के मतलब कि बाईं ओर खड़ा हुआ। देखिए 1 मिनट, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको अगर हम लोग श्रीकर की बात करें तो मान लीजिए हम लोग साथियों श्रीकर को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। अगर श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर उमेश है तो उमेश यहाँ पर होगा। उसके बाद कह रहा है क्या, उमेश श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और उमेश जो है ये छाया के बाएं पड़ोस में है, छाया के बाएं पड़ोस में है। तो मैं कहूँगा छाया कहाँ पर बनेंगी, छाया यहाँ पर बनेंगी। और उसके बाद कहा क्या जा रहा है कि बद्री ठीक जो है ध्रुव और छाया के बीच, यानी कि बद्री, ध्रुव और छाया। देखिए छाया यहाँ पर है, अगर हम लोग यहाँ पर एक नंबर बढ़ा लें, क्या अगर हम लोग यहाँ पर एक नंबर बढ़ा लेते हैं, बद्री और छाया के बीच में कौन है, ये कहाँ लिखा गया है, देखिए बद्री छाया, ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है। तो यहाँ पर साथियों ध्रुव आएगा, इसको मैंने बद्री लिखा हुआ, इसको इरेज करके आप लोग सही करिए।
और यहाँ पर ध्रुव और छाया के बीच में कौन है, ध्रुव है, तो बद्री यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने एक यहाँ पर बढ़ाया तो एक हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं, क्या, एक हम लोग इसको कट कर देते हैं, तो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 लोग हैं, 5 हो गए, आनंद बचा, आनंद को हम लोग यहाँ पर बिठा देते हैं, आनंद आपका यहाँ आ गया। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है, ठीक है, हो गया। ध्रुव के बाएं और चौथे स्थान पर कौन है, तो ध्रुव आपका चौथे स्थान पर कौन, ध्रुव आपका यहाँ है, इसके चौथे स्थान पर एक तरीके से 1 2 3 और 4, एक तरीके से आनंद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन साथियों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब यहाँ पर साथियों जो 144 है ये आपका 14 से बना है, तो आपको बताना है कि 144 से यानी ये किस नंबर से आपका 81 बनेगा, यानी कि ये आपका 12 का स्क्वायर हो गया और 12 में हम 2 जोड़ेंगे तो अभी तो ये आपका ये आएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा। उसी प्रकार ये साथियों क्या है, ये 9 का स्क्वायर है, अगर 9 में हम लोग 2 जोड़ते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में अगर ये आपको दिख रहा है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी और यू 6 मित्र हैं और वे पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5। अब सभी लोग दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं और कह रहा है कि यहाँ पर पी आर के ठीक बाएं और एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है टी आर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आर को हम कहाँ पर बिठाएं, आर हम लोग कहीं पर बिठा दो। मान लीजिए आर को हम लोग यहाँ पर बिठा दिया क्या, और कह क्या रहा है कि आर के ठीक बाएं कौन है, पी है, तो आर के ठीक बाएं हमने पी बना लिया साथियों। और कह रहा है कि आर के ठीक बाएं पी है, तो एस के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, एस के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, टी है। तो एस को हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा, एस साथियों हम लोग कहाँ बिठा लेंगे, एस के दाएं दूसरे स्थान पर साथियों पी है, तो एस के दाएं दूसरे स्थान पर यानी कि 2 स्थान पर, ठीक है, यानी कि आर हो गया, पी हो गया और एक तरीके से खाली जगह उसके बाद एस हो गया। ये बात क्लियर होगी आई होप। उसके बाद कहा जा रहा है क्या साथियों, यानी कि यहाँ पर जो टी है क्या, यानी कि टी आर के दाएं बैठा है, तो आर कहाँ पर, आर यहाँ पर, आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, टी बैठा है। ये बात भी क्लियर होगी। अब कह रहा है आर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आर के ठीक बाएं स्थान पर दूसरे स्थान पर यू बैठा है, तो यू आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। और एस के ठीक बाएं कौन बैठा है, क्यों बैठ जाएगा, यानी कि एस के ठीक बाएं कौन क्यों बैठ जाएगा, तो मैं कहूँगा यहाँ से हम एक को कट कर लेते हैं और एक बढ़ा लेते हैं, इसको कट करके एक बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा है, दाएं छोर पर आपका बिल्कुल टी बैठा है। तो आपका जवाब यहाँ पर टी हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर टी है, टी नहीं बिल्कुल सी है आपका, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है यहाँ पर कि प्लस और भागे, यानी कि ये भाग होगा साथियों, भाग चिन्हों को तथा 6 5 अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है। तो व्यंजक का मान आपको बताना है, यानी कि जहाँ पर आपको गुणा देखने को मिले वहाँ पर भाग कर देना, जहाँ पर भाग देखने को मिले वहाँ पर गुणा कर देना, और जहाँ पर 6 देखने को मिले वहाँ पर 5 कर देना, जहाँ पर 6 मिले वहाँ पर 5 कर देना। देखिए 48 का कुछ नहीं बदलेगा, ये आपको ऐसे लिखना, गुणा है, गुणा की जगह पर भाग, 5 है तो 6 आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस की जगह पर प्लस, और 9 के भाग की जगह पर गुणा, और 6 की जगह पर 5, और माइनस 32 और माइनस हो गया, और प्लस की जगह पर प्लस और 9 की जगह पर 9। इसको आप लोग कैलकुलेट करिए। अब देखिए साथियों, यानी कि 6 छाक 36, 6 सत्ते 42 और 6 8 48, यानी कि ये आपका अगर इतना 8 प्लस यानी कि 4 45, ये आप लिखेंगे माइनस का 25 और प्लस 9। अगर हम लोग साथियों यहाँ पर इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ पर 53 आएगा। 53 माइनस कितना होता है 25 प्लस 9, तो 53 में से अगर 25 आप घटाते हैं तो कितना बचता है साथियों यहाँ पर, तो कितना बचता है आपको एक तरीके से अगर मैं बताऊँ, 13 में से 5 जाएगा, 8 बच जाएगा, 28 बच जाएगा, और 28 प्लस 9 कितना होता है, 28 प्लस 9 ये आपका 37 होता है। मैं कहूँगा 37 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर 37 है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि क्या कद्दू, पालक और आलू
इनके लिए आपको बताना है कि जो आरेख बनेगा सबसे सही आरेख कौन सा लग रहा है। देखिए कद्दू अलग होता है, पालक अलग होता है, आलू अलग होता है, तो इन सब का अलग अलग बनेगा। ये कद्दू, ये पालक, ये आलू, तो ऐसा कहाँ पर आलेख बना हुआ, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है और ये आपका राइट आंसर यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए एक नंबर सीरीज वाला सवाल है आपकी स्क्रीन पर और बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कह रहा है कि 7, 14, 25, 45, 81 और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नंबर आएगा। 7 हो गया, 14 हो गया, 25 हो गया और साथियों यहाँ पर 45 हो गया और 81 हो गया। उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अब जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ डिक्टो इसी फॉर्म में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ से कोई नए क्वेश्चन थोड़ी ना बनेंगे। अगर आप ये रेगुलर बेस पर क्लासेस कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को ऐसे ही मिलेंगे, इन्हीं में से मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेंगे। कॉन्सेप्ट भी यही होगा। अब जैसे कि मैंने ये क्वेश्चंस करवाया क्या, अब जैसे मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा दिया, जैसे यहाँ पर भारत राज्य शहर करके कुछ कर देंगे, उसका लॉजिक आपको बताना होगा। अब जैसे उसके बाद मैंने ये बताया यहाँ पर कुछ नंबर डिजिट चेंज कर देंगे, तो इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे सवाल क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगले नंबर का क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं क्या कि 7 से साथियों यहाँ पर जो 14 बना हुआ है, क्या 7 से यहाँ पर 14 बना है, तो यहाँ पर साथियों क्या 7 प्लस किया गया और 25 बना, यहाँ पर 14 से 25 यानी कि यहाँ पर 11 प्लस किया गया और 25 से 45 हुआ है तो यहाँ पर 20 प्लस किया गया और 45 से 81 तो यहाँ पर 36 प्लस किया गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या प्लस किया जाए, ये कुल मिला के यहाँ से आपको पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो साथियों 7 और 11, 20, 32, अगर हम लोग 7 से क्या बनाएं साथियों, यहाँ पर 7 से हम 11 बनाएं तो आपको कितना प्लस करना होगा, 4 प्लस करना होगा। और अगर 11 से 20 बनाएं तो आपको 9 प्लस करना होगा और 20 से अगर 36 बनाएं तो यहाँ पर 6 स्क्वायर प्लस करना, 16 करना होगा। अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपका 2 का, यहाँ पर 3 का, ये 4 का, फिर यहाँ पर ये आपका 25 का स्कोर आना चाहिए। अब 36 और 25 साथियों यहाँ पर 61 हो जाएगा, यानी कि 81 में जब 61 प्लस करोगे तो आपका ये वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 1 और 1 2, यानी कि 8 और 14, यानी कि यहाँ पर आपका 142 आ जाएगा। क्या 142 आ जाएगा। और अगर ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं 142 ऑप्शन में है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है, आपको दिख भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों बोल क्या रहा है, कह रहा है कि LOC के MMFG NKIC और OILY, इसके बाद आपको बताना है कि अगले कौन 4 नंबर आ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, L से M हुआ यानी कि 1 बढ़ाया गया और M से N हुआ है 1 बढ़ाया गया, N से O हुआ है 1 बढ़ाया गया। अब 1 बढ़ाओगे तो यहाँ पर P आ जाएगा, तो P यहाँ पर, P यहाँ पर, P यहाँ पर, P यहाँ पर। अब M से O से आपका M हुआ है 2 घटाया गया है, M से K हुआ 2 घटाएगा, I से 2 घटाओगे तो G आ जाएगा। तो PG कहाँ पर है, PG यहाँ पर, PG यहाँ पर, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अब हमें तीसरा वाला चेक करना बेकार है, दोनों में सेव है, यानी कि O यहाँ पर, O यहाँ पर। अब यहाँ पर K से G हुआ है, इनको छोड़ दीजिए, K से G हुआ है यानी कि 4 घटाया गया है और यहाँ पर भी 4 घटाया गया है, C हुआ है और यहाँ पर Y हुआ है, यानी कि Y जो कि 25 पर आता है और इसमें 4 घटाएंगे तो आपका 21 आ जाएगा। 21 पर U होता, V वाला नहीं होगा, U वाला होगा, यानी कि PGOU आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद साथियों देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा क्या जा रहा है यहाँ पर, एक निश्चित कूट भाषा में DERMATOLOGY को 10 लिखा जाता है और MAXIMUM को 6 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार आपको NOCTURNAL को क्या लिखा जाता है, फटाफट बता दीजिए। देखिए कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, यानी एक लंबा चौड़ा वर्ड दे दिया गया हो, यानी कि ऐसा नंबर कोई ना दिखा हो और उसके बाद फिर से आपको एक नंबर दे के बड़ा सा शब्द दे दिया गया हो और जिसका मीनिंग नाम हो और उसके बाद नंबर हो, तो आपके दिमाग में ये ज़रूर आना चाहिए कि कहीं नंबर्स ऑफ लेटर्स को तो नहीं काउंट किया गया। जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ पर ये 11 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये 11 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर ये आपका कितना हो रहा है,
6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 9 हुआ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, और 9 में से 1 घटाएंगे तो आपका 8 बच रहा है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, यानी कि यहाँ पर आर से सटा हुआ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता था अगर टी का विपरीत क्या होता, अगर टी का विपरीत एक छोड़ के आर हो जाता, क्या आर हो जाता, और बचा एस, और अगर एस का विपरीत पूछा जाता तो एस का विपरीत साथियों क्यू हो जाता, और बचा अब साथियों यू, और यू का विपरीत आपका पी हो जाता। एक तो एक टाइप का ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो यहाँ पर बढ़िया और अलग कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यानी कि आर एक निम्नांकित आकृति को मोड़ कर एक बॉक्स बनाया जाता है, तो कौन सा पृष्ठ आर से सटा हुआ नहीं होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए आर आपका यहाँ पर है, और आर से सटा हुआ क्यू भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। अब टी आर से सटा हुआ वो ही नहीं हो सकता जो आर का विपरीत होगा, और आर का विपरीत आपका टी है, तो टी आपका जाहिर सी बात ये सटा हुआ नहीं है। अगर आर ऊपर है तो टी नीचे होगा, टी ऊपर है तो आर आपका नीचे होगा, तो मैं कहूँगा टी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका राइट आंसर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपका 38 से 6, यानी कि 6 से जैसे 38 बनाया गया है उसी प्रकार किस नंबर से 83 बनाया जा सकता है, फटाफट आप बताइए। देखिए ये तो मुझे साथियों यानी कि यहाँ पर किसका 6 का स्क्वायर लग रहा है, किसका 6 का स्क्वायर, और इसमें आपका 9 का स्क्वायर, और प्लस 2 इसमें बढ़ाया गया है, और जैसे कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है वहाँ पर जैसे आपका 9 लिखा जाएगा, तो 9 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए साथियों, बोला जा रहा है कि गर्म का संबंध ठंडे से है, ठीक उसी तरह आपका भारी का संबंध किससे होगा, ठीक हल्के से होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, खुला खुला। अगला देखिए कहा क्या जा रहा है साथियों, यहाँ पर RAMP को 3 6 1 1 3 3 2 के रूप में लिखा जाता है, और उसी कूट भाषा में DELL को किस रूप में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि लॉजिक कौन सा लग रहा। मुझे तो इतना पता है कि R 18 पर होता है, यानी कि 18 का दूना कितना होता है, 36 होता है। A 1 पर होता है तो ये आपका ठीक है। M 13 पर होता है, 13 आपका लिखा हुआ है। M होता है 16 पर, और 16 का डबल यानी कि कितना लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ, यानी कि पहला डबल करना और आखिरी का डबल। अब यानी कि D का डबल 8 होता है यहाँ पर, और L का डबल 12, यानी कि इस अंत वाला डबल यानी कि 12 दूना 24, यानी कि 85 12 24 कहाँ पर लिखा हुआ है, 85 12 24 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए साथियों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर देखिए और बताइए। बोला जा रहा है कि एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं, क्या हैं, 7 व्यक्ति हैं। अभय और मोनू का पुत्र है, निकुंज अंजलि का पुत्र है, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। राकेश की शादी अंजलि से हुई है, मोनू की शादी श्रेया से है। अभय का राकेश से क्या संबंध, यानी कि अभय राकेश को क्या बोलेगा। अभी ये क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन अभी मैं आपको बहुत आसान बना रहा हूँ। पहली लाइन में आपसे बोला गया कि 7 व्यक्ति हैं, और मोनू का पुत्र अभय। मान लीजिए साथियों मोनू आपके ये हो गए, और मोनू का पुत्र साथियों अभय है, तो पुत्र नीचे आ जाएगा, क्या नीचे आ जाएगा पुत्र, और यहाँ पर साथियों अभय हो जाएगा, यानी कि मोनू का पुत्र अभय हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर एक काम ये करिए कि अभय और मोनू यहाँ पर है, आप एक ऐसी लाइन देखिए जहाँ पर अभय और मोनू लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, अभय मोनू यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मोनू आ गया। देखिए अब यहाँ पर मोनू की शादी श्रेया से हुई है, यानी कि मोनू की पत्नी यानी श्रेया है। कौन है, श्रेया है। अब यहाँ पर एक ऐसी लाइन देखिए जहाँ पर श्रेया मोनू अभय कोई ना कोई लिखा हुआ, तो इसमें साथियों मोनू श्रेया नहीं लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको श्रेया जी मिल गई, कौन, श्रेया। अब बोला क्या जा रहा है, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां, यानी कि श्रेया की बहन है एक मेघा, और मेघा और श्रेया किसकी पुत्रियां हैं, ये राकेश की पुत्रियां। देखिए कैसे कैसे आसान होता जा रहा है। तो राकेश की शादी अंजलि से हुई है, यानी कि राकेश की पत्नी कौन है, अंजलि, यानी कि अंजलि राकेश की पत्नी, यानी कि अंजलि और राकेश पति पत्नी हैं, और राकेश की 2 पत्नी हैं मेघा और श्रेया के पति का नाम है मोनू, और मोनू का बेटा है अभय।
तो मोनू का बेटा अभय हो गया। उसके बाद बोला क्या जा रहा है कि राकेश की शादी इनसे हुई, श्रेया सी, मोनू की शादी, और अभय का राकेश से क्या संबंध, यानी कि राकेश क्या कहेगा अभय, तो राकेश क्या कहेगा अभय, यानी कि यहाँ पर नाती बोलेगा क्या इसको। देखिए यानी कि यहाँ पर ये बेटी हो गई, ये बेटी, यानी कि बेटी को क्या बोला जाता है, बेटी के बेटे को नाती बोला जाता है। तो नाती आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ हो, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद साथियों अब लोग यहाँ पर कुछ मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। मैथ का पहला क्वेश्चन है, बोला क्या जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2880 और 6525 और 8360 से पूर्णतः विभाजित हो। अब बड़ी से बड़ी संख्या बोली गई है, तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम लोग इसको 11 से कट करें, क्या ये 11 से कट हो जाएगी, 11 दूना 22, क्या 11 दूना 22 और 6 ये आपका, और यानी कि 2 बचेगा, 11 से कटेगा नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं। अगर 9 की बात करें, 9 से आपको कट करते हैं, यानी कि इसको 9 से कट करें, 9 3 27 और 1 से इसको कट जाएगा, 9 5 45, 9 5 45 और 9 63, 2 जाएगा 22, 9 दूना 18, 4 9 5 45, ये भी कट हो जाएगा। इसकी बात करें, इसको अगर कट करें, 9 9 81, 2 बचेगा 18, 9, यानी कि ये भी संख्या कट, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 9 है जो 2880, 6525 और 8307 को पूर्णतः विभाजित कर देता है। उसके बाद अगले नंबर का सवाल है, कहा क्या जा रहा है कि गुरुप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा और उसने एक इस पर 20% की छूट मिली, 20% की छूट मिली, और यदि उसे 30% की छूट मिलती तो 1000 रुपये और बचा पाती, और उसने सोफा कितने रुपए पर खरीदा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुल मिला के क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि मान लीजिए गुरुप्रीत एक दुकान पर गई है, कहाँ, दुकान पर गई है, और उसने सोफा x रुपए में खरीदा। अब इस x रुपए में उसको 20% की छूट दी गई है साथियों, यानी कि 20% की छूट दी गई, तो यानी कि उसको 80% मिला, तो ये कितना हो जाएगा, एक तरीके से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 8x बटा 10, कितना, 8x बटा 10 इतने रुपए में सोफा उसको मिला। और यदि उसे 30% की छूट मिलती, यानी कि वो दुकान पर गई, अगर वो उसने सोफा खरीदा, अगर x रुपए पर उसको 30% की छूट मिलती तो उसको कितने पर मिलता, तो उसको 0 से 0 और ये कटा 7x बटा 10, कितना, 7x बटा 10 इतने में मिलता। और इसका अंतर कितना है, इसका अंतर जो साथियों निकालना है 1000 है। आखिर इसका अंतर एक तरीके से देख लीजिए, अब इसको 7x यानी कि 8 बटा 10 में से अगर एक तरीके से बात करें 7x बटे 10 इसका अंतर करते हैं तो 1000 आ जाता है। तो यहाँ पर उसने सोफा कितने रुपए में खरीदा होगा, यानी कि आपको कुल मिला के बताना है कि सोफा उसने कितने रुपए में खरीदा। सोफा उसने 80% यानी कि 20% की छूट पर खरीदा था, यानी कि x बटा 80। अब इसको x का मान निकालिए, ये 100 सेम है तो 100 हो जाएगा, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये 1000 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये x यानी कि ये आपका 10,000 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें, ये आपका गुरुप्रीत एक दुकान पर गई, उसने एक सोफा खरीदा और 20% की छूट। अब x की वैल्यू आपकी 10,000, लेकिन उसने 10,000 रुपये में उसको सोफा थोड़ी ना मिला, इसने 20% की छूट पर सोफा खरीदा, यानी कि इसका 20% छूट निकालेंगे 10,000 रुपये तो उसका अंकित था, लेकिन यहाँ पर 80% में उसने खरीदा होगा। 2 जीरो यानी कि 1 0 1 0, 1000 की 8 की 1000 से गुणा होगी, यानी कि उसने सोफा 8,000 रुपये में खरीदा होगा। 8,000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर कि 72,800 की धनराशि पर 10% पर वार्षिक ब्याज तक दर से 3 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो। यानी कि यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको मूलधन दे रखा है, यानी कि कितना, 72,800 रुपये आपका मूलधन और 10% वार्षिक ब्याज, यानी कि आपको समय दे रखा है, और यहाँ पर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र एक तरीके से क्या होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि CI बराबर P 1 + R 100 बटा -20
1 ये लग जाता है। इसको साथियों सॉल्व करिए। अगर पी की वैल्यू बात करें, ये आपका 72,800 है, तो ये आपका 72,800 आ गया, और 1 प्लस आर और ये बटा में 100 और ये आपका 10 यानी कि माइनस का 1 स्क्वायर करके, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 10 से कम 10 यानी कि 11/10 हो गया, और इसका होल ऑफ क्यूब और माइनस का 1 और गुणा में 7200, 72,800 ये आपका हो गया। यानी कि अब 11 का क्यूब कितना हो सकता है, 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, माइनस का 1 है, और 72,800 गुणा, अब इस एक की गुणा एक मान सकते हैं इसके नीचे, 1000 की गुणा इससे होगी, यानी कि 1331 और माइनस 1000 और बटे में 1000 हो जाएगा। यानी कि 1331 में से 1000 घटेगा तो कितना बचेगा, 331 बचेगा, और बटे में 1000 आपका आ जाएगा। यानी कि इन दो जीरो से इन दो जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसको कट करो, 5 से 5 दूना 10, 5 से कम 5 और ये 22 और 5 चौको 20, ये नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा भाई। और इसको एक तरीके से बात करें, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 728 गुणा 31 और बटा में कितना है 10 हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको 2 से कट कर दीजिए, 5 दूना 10, 2 पंचे 10 हो जाता है, और 2 से कट करेंगे साथियों, 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6 और 2 तियाँ 6 और यहाँ पर 5, यानी कि इसको कट करिए, 5 छक्का 30 और ये फिर 31, 5 छक्का 30, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूना 10, यानी कि आपको करना है साथियों 364 की गुणा 66.2 से, ये आपको करना है। मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से कर लेता हूँ। 364 की गुणा अगर 6 यानी कि 66.2 से करें तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 24,096.8 आ जाएगा। तो 24,096.8 कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगले नंबर का सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। कहा क्या जा रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने बेटों यानी ए, बी और सी के बीच में, यानी कि उसके 3 बेटे हैं, और उसने इन तीनों के बीच में 45,000 रुपये और 18,000 रुपये की 2 अलग अलग राशि बांटी। यानी कि ये 45,000 इन तीनों के बीच बांटे और 18,000 फिर से इन तीनों के बीच बांटे, और बोला कि 18,000 जो पहली राशि बांटी, जो कि 3:7:5 यानी कि इसके बीच में अनुपात 3:7:5 के अनुपात में बांटे, और जो 18,000 की जो राशि है जिसको 4:2:3 के अनुपात में बांटे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और कह रहा है ए और सी को मिली राशियों का अंतर क्या होगा। तो पहले ए और सी की राशि निकाल लेते हैं, फिर अंतर निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 45,000 की बात की, कितनी 45,00,000 की बात की, तो ए की बात करें तो ई को कितना मिला, 3 मिला है, तो 3 आ जाएगा, बटे में इन सब का योग, यानी कि 10, 15, 15 यहाँ पर आ जाएगा, 15 तियाँ 45, यानी कि ये आपका 3,000 हो जाएगा। 3,000 की 300 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 9,000 बढ़ जाएगा। ये आपका क्या है, ए। अब ये आपने 45,000 रुपये में से निकालें, अब 18,000 रुपये का भी निकाल लो साथियों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 18,000 हो गए, और 18,000 एक को मिलते हैं तो 4, मतलब कि 4 अनुपात, ये नीचे क्या आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। 9 दूना 18, 2,000, 4 यानी कि ये आपका 8,000 हो जाएगा। तो ये एक को कुल मिला के कुल कितना मिला है, एक को कुल मिला के मिला है साथियों 17,000। कितना मिला हुआ है, 17,000 मिला हुआ, कितना 17,000। अब यहीं पर हम लोग सी का भी निकाल लेते हैं और दोनों का डिफरेंस करा लेंगे, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। अब एक काम ये करिए आप लोग, ये 45,000 में से निकालते हैं। अगर सी की बात करें, यहाँ पर 45,000 और सी को 5 यानी कि 5 रेशियो में मिला है, तो 5 नीचे इनका योग आ जाएगा 15, और 15 तियाँ 45 यानी कि 3,000, और यहाँ पर जो कितना मिल गया 5 तियाँ 15 यानी कि ये आपका 15,000 आ जाएगा। और अगर बात करें साथियों यहाँ पर ये 15,000 और यहाँ पर सी की बात करें तो ये आपका 18,000 3 के अनुपात में मिला हुआ है, तो 3 बटे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बटे में 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, और यानी कि ये कितना 6,000, 3 दूना 6, तो ये 6,000 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा 21,000 हो गया। और इनका डिफरेंस ही तो पूछा जा रहा है, अंतर ही तो पूछा जा रहा है, तो इसको जब आप घटाओगे तो अंतर कितना निकलेगा, 4,000 निकलेगा। तो मैं कहूँगा 4,000 के ऑप्शन में है, तो बिल्कुल 4,000 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8:12:18 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है एलसीएम 2880 है और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है। यानी कि इस संख्या 5 संख्या और 18 संख्या का अंतर आपको सबसे पहले जो अनुपात में, जैसे कि 5 है 18 8 है सॉरी, और 5 है 8 है 12 है और 18 है, इनका हम लोग असल में एलसीएम निकाले। आखिर में एलसीएम कितना निकलेगा? 2 से कट करेंगे यार, नहीं कटेगा, 4 6 9 आ जाएगा। फिर से 2 कट, इसको 2 से कट करोगे तो अगेन फिर से 2 कट करो, 5 2 दूनी 4 2 3 6, ये आपका फिर 9, और फिर 2 से कट करेंगे 5 1 3 और 9। अगर 3 से फिर कट करते हैं 5 3 1 3, तो ये आपका, इसको फिर से 3 कट करो। अब इसको कैलकुलेट करिए आप लोग। अब 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और इसकी जब 24 और गुणा की 15 से कराओगे, यानी कि इसकी 5 का 20 और 10 2 12, यानी कि ये आपका 24, यानी कि 6, यानी कि एलसीएम आपका कितना निकलेगा साथियों? यहाँ पर एलसीएम आपका 360 निकला है, लेकिन कह रहे हैं कि इनका एलसीएम जो है 2880 है, लेकिन 360 एक्स की वैल्यू, यानी कि 360 एक्स की वैल्यू 2880 है। कितनी है? 2880 है, 2880 है। चलिए, तो हमें x का मान निकाल लेना चाहिए 2880/360। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा अगर इसको हम कट करते हैं। 6 से कट करें 6 36 और 6 चौक 24 हो जाता है, ठीक है। तो 4 जाएगा 48, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते इतना 6 8 48, यानी कि 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 8 48, इनकी 80। कुल मिला के x का मान कितना आ गया? 80 आ गया। तो अब कह रहा है, अब तो देखिए ये 5 है x, और ये 12x और ये 18x। आपसे कहा क्या गया था कि सबसे बड़ी संख्या जो कि 18x है, और आपसे बोला गया था कि सबसे छोटी संख्या जो कि 5x है, इनका अंतर क्या होगा? इनका अंतर कितना होगा? इनका अंतर एक तरीके से 13x हो जाएगा। तो 13x की वैल्यू आपको निकालना है। x की वैल्यू है आपकी c, और 13x की वैल्यू कितनी होगा? 13 गुणा 80। कितना? 13 गुणा 80, 13 चक्कू 104, और ये इसका 0 लग जाएगा। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 80 आया है, ये आपका 104 है। 104 आपका आंसर हो जाना चाहिए। कितना? 104। देखिए ज़रा एक मिनट, ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो चुका था। कितना? 0 से 0 ये कैंसिल, ये आपका 8 13 8 104। 104 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, और आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है, और यदि कोई परिवार कमाता है 14 और खर्च कर देता है 11, यदि परिवार की मासिक बचत है जो कि है 14 में से 11 जाएगा तो 3x बचेगा, यानी कि 3 बचेगा, तो 3x क्या हो जाएगी? उसकी बचत। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बचत उसकी 13,500, यानी कि 3x की वैल्यू 13,500, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13,500/300 आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करिए, 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15, यानी कि 4500 आ जाएगी। यानी कि परिवार की मासिक आय x बराबर 4500 आ चुका है। और यहाँ पर मासिक आय यानी कि 14x, यानी कि 14x और 11x, तो 14x की वैल्यू आपको निकालना है। x की वैल्यू 4500 है। 14 गुणा 4500 आप लोग बता दीजिए, यानी कि 14 की गुणा 45 से करा लीजिए। 14 पंचे 70 और 14 चक्कू 68, यानी कि ये आप 0 आ गया, 15 आ गया, यानी कि 750 आ जाएगा। क्या? यहाँ पर 750। देखिए कोई प्रॉब्लम लग रही क्या? क्वेश्चन गलत। यहाँ पर क्या दिक्कत है? इसको आप लोग देखिए, मुझे बताइए। देखिए 14 गुणा 45 की गुणा आपको कराना है, क्या दिक्कत लग रही है? देखिए यहाँ पर 5 चक्कू 20 हो जाता है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 5 7 आ जाएगा। और इसकी अगर बात करें 4 चक्कू 16 और 4 एकम 4 4 एकम 4 1 5, यानी कि 0 आ गया, 13 आ गया, ये 630 आपका निकला गया। और 630 की अगर बात करो, ये 2 0 और इसमें लगाओ, यानी कि 63,000 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया। तो कैसी लगी क्लास साथियों, ये आपको एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।